हेलो मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल में इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज करने जा रहे हैं सेट नंबर 29 पहले कर चुके हैं। ये सेट भी 25 जुलाई का है जो हुआ था 2023 में, मतलब अभी 5 महीने पहले की बात है। और ये है शिफ्ट 2 का, मतलब हम शिफ्ट 1 का पेपर लगा चुके हैं और बीच में 2 दिन का आपका गैप चला गया। संडे तो खैर संडे था, मंडे ट्यूसडे में आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाया, थोड़ा बाएं हाथ में चोट लग गई थी तो मैं कर नहीं पा रहा था, बना नहीं पा रहा था। ठीक है, हालांकि दर्द अभी भी है लेकिन इस कंडीशन में हूँ कि मैं आपका वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। ये बात मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और पहला क्वेश्चन क्या है, अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। देखना है कि यहाँ कोई गलती है क्या, होगी ही होगी, हो सकता है ना हो, क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन मिल रहा है तो हो सकता है गलती ना हो। अगर है तो पहले दूसरे चौथे में से कोई ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। आई हैव गॉट, आगे लिखा अलॉट ऑफ क्वांटिटी और नंबर दोनों में लगता है। आई हैव गॉट अलॉट ऑफ, आगे लिखा है होमवर्क दिस वीकेंड। दिस वीकेंड मतलब इस सप्ताहांत में हमको बहुत ढेर सारा क्या मिला है, होमवर्क मिला है। ठीक तो आप पहले वर्क को समझो, ठीक है ना बच्चा। तो वर्क दो तरह का होता है। एक का वर्क होता है किसी लेखक वगैरह की रचनाएं होती हैं, ठीक है ना। अगर किसी लेखक की रचना के बारे में बात करते हो तब तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। वर्क ऑफ शेक्सपियर या वर्क्स ऑफ कालिदास ऐसे कर सकते हो, तब तो वर्क्स कर सकते हो। लेकिन अगर वर्क है कार्य, ठीक है, अगर वर्क है कार्य तो ये ओनली सिंगुलर है, इसका प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हम कहें आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क्स टुडे, आज मैंने बहुत सारा काम किया है, तो बहुत सारा काम में अ लॉट ऑफ वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा। कार्य अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। तो ये जो वर्क्स लिखा है अ लॉट ऑफ वर्क्स, ये वर्क्स नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, अ लॉट ऑफ होम वर्क। तो कौन सा हुआ, अ लॉट ऑफ होम वर्क, इतना करो। अ लॉट्स, ये अ लॉट्स ऑफ नहीं होगा क्योंकि इसके पहले आ लगा हुआ है। मच होमवर्क, हाँ मच होमवर्क भी ठीक था। आई हैव गॉट मच होमवर्क या अ लॉट ऑफ होमवर्क, तो इसमें सबसे सुटेबल कौन सा आ रहा है, अ लॉट ऑफ होमवर्क। अ लॉट ऑफ हम क्यों हटा दें ना, बहुत सारा काम मिला है आपको, तो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क ना कि होमवर्क्स, ठीक है। अगर वो ना होता तो आपका ये वाला सही हो जाता, पर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन में भी था, अ लॉट ऑफ ऑप्शन में भी था, उसके बाद वो आंसर सही कर दिया गया है। तो हम प्रिफर करेंगे अ लॉट ऑफ को ना कि मच को। और अगर यहाँ पे कोई गलती हो गई होती तो फिर हम मच वाले को ले लेते, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला ऑप्शन हुआ यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन। और ये दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वंस मोर वही सेम क्वेश्चन करना है आपको, अंडरलाइन किए हुए पोर्शन को आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। नहीं, इसकी जगह पर कौन सा फ्रेज यूज करना है ये बताना है आप लोगों को, है कि नहीं। तो देखिए, दूसरे वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है दूसरा वाला, आप पहले पढ़िए इसको। लिखा है द कमांडर्स डैश, आगे लिखा है इंटर्ड बाय फोर्स इनटू टेररिस्ट कैंप। आतंकवादियों की कैंप है, उसमें हमारे कमांडर्स घुस जाते हैं। कैसे घुस जाते हैं, फोर्स मतलब बलपूर्वक उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जब आप किसी एरिया में बलपूर्वक प्रवेश करते हैं, मतलब उनकी परमिशन के बिना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक इनटू कहते हैं, ठीक है। ये होता है सेंध लगाना जिसको कहते हैं, या बलपूर्वक प्रवेश करना। तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रोक इनटू। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले और दूसरे और चौथे की भी मीनिंग पता चल जाए हमको, ठीक है, तो पता चल जाएगी, आप परेशान ना होइए, पहले दूसरे और चौथे की भी मीनिंग। एक होता है ब्रोक विद, अच्छा ये ब्रोक लगा है ब्रेक की सेकेंड फॉर्म के रूप में, तो ब्रोक विद, जो ब्रेक के साथ हम विद लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है संबंध तोड़ लेना या संबंध ना रखना। जैसे आप परिवार के साथ संबंध नहीं रख रहे हो तो क्या होता है, उसको ब्रेक विद कहते हैं। या दोस्तों के साथ संबंध तोड़ ले रहे हो, ठीक है, तो आप इसके लिए दूसरा वर्ड आप लोग यूज करते होगे ना, ब्रेकअप, ठीक है। ये बहुत ट्रेंड में है वर्ड ब्रेकअप। तो ब्रेकअप एक्चुअली केवल एक से ही रिलेट होता है।
मम्मी से संबंध तोड़ते हैं तो ब्रेकअप नहीं होगा, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, वो ब्रेकअप नहीं होता। ब्रेकअप किस में होता है? केवल ये प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यूज किया जाता है ज़्यादातर। और ब्रेक विद जो होता है ना, दोस्तों से या सामाजिक संबंध आप तोड़ रहे हो तो उसके लिए ब्रेक विद लगता है। ये ब्रेक ऑफ लिखा है OFF वाला। तो इस वाले का मतलब क्या होता है? जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, बोलते बोलते अचानक रुक जाते हैं, तो वो होता है ये वाला ब्रेक ऑफ होता है। ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना। खराब होना मतलब अगर आपकी सेहत खराब हो रही है या बीमार हो रहे हैं तो उसको भी कह रहे हैं ब्रेक डाउन। अच्छा, कोई गाड़ी भी खराब हो रही है, ठीक है, मान लो आपकी कार है वो ठीक है गड़बड़ हो गई है, नहीं स्टार्ट हो रही, तो क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है ना। तो ये ब्रेक डाउन दो चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, आंसर आपका कौन सा होगा? ब्रेक इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। लिखा है द पेंटिंग वॉज नॉट मेड बाई यू, तो पैसिव वॉइस है ये। बाय यू, तो बाय यू में यू पहले आ जाएगा, आ ही गया है। ठीक है। वाज नॉट तब बनेगा जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होगी, या क्या होगा? नहीं, नॉट भी लगा होगा तो डिड नॉट होगा, क्योंकि केवल वाज होता तो हम सेकेंड फॉर्म में चले जाते। उसके साथ नॉट भी लिखा है तो क्या लगाना होगा आपको? डिड नॉट लगाना होगा। तो यू डिड नॉट ढूंढो, तो यू डू नॉट नहीं होगा, यहाँ डिड नॉट दिया है, यहाँ शुड नॉट दिया है, यहाँ डज नॉट दिया है। तो यू डिड नॉट में क्या आ गया आपका? दूसरा वाला ऑप्शन आ गया, यू डिड नॉट मेक द पेंटिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, एरर का क्वेश्चन है। एंटी पार्टी एक्टिविटीज, जो विरोधी पार्टी की एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं, एंटी पार्टी एक्टिविटीज इम्प्रूव्ड माय रिलेशंस विद एन अपोजिशन। ठीक है। तो एंटी पार्टी एक्टिविटी, जो हमारी एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, इम्प्रूव्ड माय रिलेशंस। इम्प्रूव्ड माय रिलेशंस का मतलब हुआ हमारे संबंधों को इम्प्रूव कर देता है विद एन अपोजिशन। भैया अपोजिशन क्या होता है ना, इसके पहले एन नहीं लगेगा, विद अपोजिशन। ठीक है। अपोजिशन क्या होता है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ठीक है ना, कोई काउंटेबल नाउन नहीं है अपोजिशन। अपोजिशन अगर काउंटेबल नाउन होता तो उसके पहले हम आ लगा लेते, एन लगा लेते, लेकिन अपोजिशन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अनकाउंटेबल है, उसके पहले हम एन नहीं लगाएंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे वहाँ पे। तो गलती कहाँ है? जहाँ है विद एन अपोजिशन, ये वाला हो गया ना, विद अपोजिशन होगा। ठीक है ना। द लगा सकते हो, विद द अपोजिशन लगा सकते हो, लेकिन एन नहीं लगाना होगा। चलिए आते हैं 5वें क्वेश्चन में, देखते हैं आपका क्या है। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। देखो 5वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साइनोनियम बताना है आपको अंडरलाइन वर्ड का, और अंडरलाइन वर्ड क्या है? कमिटेड। कमिटेड का मतलब जनरली क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, जो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशनल शिक्षा नीति जो होती है, शैक्षिक नीति का जो विभाग है, वो क्या है? डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। एजुकेशनल पॉलिसी आगे लिखा है एनालिसिस, मतलब उसकी स्टडी, उसकी एनालाइज करना होता है और इवेल्युएट करना होता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स को, टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, understand outcomes and guide policy and practice towards finding solutions to current problems in educational governance and management। तो इनका काम ही यही होता है, ये इसी के प्रति क्या होते हैं? समर्पित होते हैं। तो कमिटेड का मतलब क्या हो गया? समर्पित होना होता है। ठीक है। समर्पित होने के लिए क्या होता है? डिवोटेड होता है, डेडिकेटेड होता है, तो ये वर्ड लगाओगे। एफिलिएटेड का मतलब होता है जब हम किसी से संलग्न होते हैं। जैसे हम कहें कि जो मैं जिस कॉलेज पढ़ा था, मैं किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा था, एक एग्जांपल है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, मतलब उससे संबद्ध है, उससे जुड़ा हुआ है। इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति हमारा झुकाव होना, उसमें हमारा इंटरेस्ट होना। ठीक है। अपैथेटिक का मतलब क्या होता है? हमारी कोई रुचि उसमें नहीं है, अरुचि कह सकते हो, या एक तरह से कह सकते हो डिसलाइकिंग है इसके प्रति हमारी, ये अरुचि होगी। तो डेडिकेटेड होगा कमिटेड का साइनोनिम। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में क्या कह रहे हैं? अपोजिट बताना है किसका? जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका। तो डस्टेड का मतलब क्या होता है? डस्टेड का मतलब धूल पड़ गई किसी चीज पर, है कि नहीं? द कन्फेक्शनर डस्टेड अ फाइन लेयर ऑफ शुगर ऑन मफिन। मफिन, ठीक है, ये क्या होता है? एक मिठाई है,
शुगर पड़ी रही है ना उस पर। देखो कन्फेक्शनर का होता है, हलवाई होता है, हलवाई या जहाँ पर वो बनता है क्या कहते हैं, केक वगैरह बिस्किट वगैरह बनते हैं, कन्फेक्शनर। केक बिस्किट वाला बेकरी होता है, हलवाई की दुकान को कन्फेक्शनरी कहते हैं। तो जो हलवाई है डस्टेड, डस्टेड का मतलब वो तो ऊपर से क्या कहते हैं, मतलब पाउडर डालते हैं कि नहीं, ऊपर से डालते हैं, मतलब छिड़काव टाइप का करते हैं। लेकिन ये छिड़काव खेत वाला नहीं है जो खाने वाली चीज़ों के ऊपर से छिड़क दिया जाता है, जिससे धनिया वनिया फैला दी जाती है। अ फाइन लेयर ऑफ शुगर, उन्होंने क्या किया, मफिन, मफिन क्या होता है, मफिन देख लो क्या होता है, ठीक है। तो इस मफिन के ऊपर उन्होंने शुगर मतलब चीनी का पाउडर छिड़का। तो अब ये छिड़का हुआ, छिड़कने का अपोजिट बताना है आपको। अपोजिट में क्या होगा, पाउडर्ड किया, पाउडर्ड तो सिमिलर हो जाएगा, डस्टेड, ये पाउडर छिड़का तो सिमिलर हो जाएगा। क्लीन का मतलब क्या हुआ, उसको साफ कर दिया, तो साफ करना आपका अपोजिट हो जाएगा। स्कैटर्ड का मतलब क्या हुआ, छितराया, बिखराया। स्प्रिंकल्ड का मतलब छिड़काव किया, ठीक। तो पहला, तीसरा और चौथा तो छिड़काव करने के लिए हो गया, छिड़कने के लिए हो गया, तो सिमिलर में आ जाएगा। क्लीन का मतलब क्या हुआ, उसको साफ कर दिया, तो ये आपका अपोजिट आंसर हो गया। चलिए आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है किसका, आपका इसका, कंपल्सरी का। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य होता है, ये काम आपके लिए क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। कंपल्सरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य होता है, साइनोनिम नोट करते रहो, ठीक है। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, सहायक होता है, ये ना अपोजिट है और ना ही सिमिलर है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक होता है, आपकी मर्जी, आप ये काम करो या ना करो, ऐच्छिक हो गया। मैंडेटरी का मतलब क्या हुआ, मैंडेटरी वंस मोर, अनिवार्य होता है, तो ये क्या हो गया, साइनोनिम हो गया। अब इसमें कितने क्वेश्चन मिल गए आपको, एक वर्ड है कंपल्सरी, कंपल्सरी, नेसेसरी, एसेंशियल, ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी, ये सब अनिवार्य के लिए यूज किए जाते हैं। और वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ, ऐच्छिक, आपकी मर्जी हुई, तो ये नॉन कंपल्सरी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, वॉलंटरी। और सब्सिडरी तो आपको पता ही है, सहायक के लिए लगता है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करना है आपको एक्टिव वॉइस बनाओ। एक्टिव वॉइस में फिर से देखो, वाज प्रेज्ड, इसके पहले वाले में क्या था, वाज नॉट, ठीक है। और यहाँ क्या दिया, वाज प्रेज्ड, तो मैंने वही बोला था ना, उस बार भी बोला था कि अगर वाज नॉट है तो डिड नॉट लगाओगे, और वाज के साथ थर्ड फॉर्म है तो आप क्या लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। बाय हिज फादर, बाय हिज फादर में हिज फादर पहले चला आएगा, देखो चारों में लिखा हुआ है। अब हमको चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो ये क्या लिखा है, प्रेज्ड लिखा, ये नहीं होगा, ये प्रेज्ड लिखा है, ये हो जाएगा। हैड प्रेज्ड नहीं होगा और हैज प्रेज्ड नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हुआ आपका, दूसरा वाला हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या कह रहा है। 9 में आपको करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और सेंटेंस दिया है नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा लेक्चर, जैसे कोई कोई आदमी आपके सामने कोई भाषण दे रहा, लेक्चर दे रहा है, एक टॉपिक पर चल रहा है लगातार, तो वो क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। या ऐसे ही खाने पीने की बात पे आ जाओ, सबसे बढ़िया तो यही है, रोज सुबह मतलब एक ही चीज, रोज दिन में मतलब सुबह, रोज सुबह एक ही चीज का नाश्ता, रोज सुबह मतलब 1-2 महीने तक एक ही चीज का नाश्ता आप करते रहेंगे, तो आप क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, चेंज करने का मन करने लगता है। तो उसको क्या कहोगे, जब नेवर चेंजिंग होगा तो उसको मोनोटोनस कहते हैं। मोनोटोनस का मतलब एक रास्ता होती है, जब चेंजेस नहीं होते लाइफ में तो उसको क्या कहते हैं, मोनोटोनस, ठीक है। तो ये आपका आंसर तो हो गया, बाकी वर्ड्स हैं, चलो देखो। आइडियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, एकदम आदर्शात्मक होगा। आउटडेटेड का मतलब हो गया जो चीज़ बहुत पुरानी हो गई है, ऑब्सलीट हो गई है, अब जो नहीं चलती उसको आउटडेटेड कहते हैं। इम्प्रैक्टिकल मतलब जो संभव ना हो, जो पॉसिबल ना हो, जो हम उसको अप्लाई ना कर सकते हैं लाइफ में, वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मोनोटोनस लगेगा, वो निरसता के लिए आता है या एक रसता के लिए आता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में आपके। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब क्या कह रहे हैं कि इसको आप सब्स्टिट्यूट करें, किसको, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको आप सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। पढ़ते हैं, माई फ्रेंड मीरा, मेरी दोस्त मीरा, एक व्यक्ति यहाँ हो गया। एंड हर मदर, और उनकी मम्मी, एक व्यक्ति यहाँ हो गए, ठीक है ना।
मीरा और उनकी मम्मी, और एंड लगा है तो प्लस हो जाएगा। ये हो गए कितने, कुल 2 लोग हो गए। 2 लोग हो गए तो इज नहीं लगेगा, क्या होगा फिर, आर विजिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ढूंढो कहीं है आर विजिटिंग। हाँ ठीक है, ये दिया है आर विजिटिंग। अच्छा, हैव के बाद विजिटिंग लिखा तो हैव के साथ आईएनजी फॉर्म लगती नहीं है, वाज फिर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, वाज तो सिंगुलर के लिए हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर दिस वीकेंड लिखा है तो पास्ट नहीं हो सकता। आई एम का कोई गुंजाइश ही नहीं है, आई है ही नहीं उन दोनों में। तो ठीक है, कौन सा हो गया आपका आंसर, पहला वाला आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भैया, ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ABCD। चलो पढ़ के देखते हैं, अरेंज करते हैं इनको, कोई बात नहीं है। लिखा है कि मेनी स्पीसीज ऑफ बम्बू फ्लावर, जो बम्बू बांस होता है ना, बांस के पेड़ होते हैं, मेनी स्पीसीज ऑफ बम्बू फ्लावर वंस इन सेवरल ईयर्स एंड देन डाई। ठीक है ना, तो जो पेड़ होते हैं, बहुत सारी प्रजातियां बम्बू की, बांस की ऐसी होती हैं जो फ्लावर वंस इन सेवरल ईयर्स, कई सालों में एक बार उनके अंदर फूल लगता है और उसके बाद वो डाई खत्म हो जाते हैं। मतलब बांस के पेड़ में अगर फूल लगा तो इसका मतलब वो अंत है, उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है द स्टेम इटसेल्फ इज हालो। जो उनका स्टेम होता है बांस का, वो क्या होता है, हालो होता है, खोखला होता है। आपने बांस तो देखा ही होगा, बांस के अंदर क्या होता है, खोखला होता है ना। एंड इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ राइजोम्स। राइजोम्स में तो गांठें होती हैं बीच बीच में, उन गांठों से वो सारे पीसेज जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। व्हिच स्प्रेड आउट बीनीथ द सरफेस ऑफ द सॉइल। जो नीचे, सरफेस के नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्रेड आउट, फैले होते हैं राइजोम्स। आगे लिखो, लिखा है कि रूट्स ग्रो आउट ऑफ दिस नेटवर्क। जमीन के नीचे जो राइजोम्स का नेटवर्क फैला होता है उसके ऊपर क्या निकलती है, रूट निकलती है। रूट ग्रो आउट ऑफ दिस नेटवर्क ऑफ राइजोम्स एंड हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और वही राइजोम नीचे से सप्लाई करता है उसके पूरे स्टेम में, पूरी बॉडी में फूड वगैरह, वो वाटर वगैरह सप्लाई करता है। द बम्बो इज अ वेराइटी ऑफ ग्रास। बांस जो है वो एक तरह की घास होती है। विद अ वुडी मेनी ज्वाइंटेड स्टेम, जिसमें लकड़ी का खोखला और ढेर सारे पीसेज में क्या होते हैं, ज्वाइंट से जुड़ा हुआ एक घास का पेड़ होता है, लंबा सा होता है। अच्छा, बांस आप लोगों ने सबने देखा होगा, बम्बू बांस आपको नहीं पता होगा तो बम्बू नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब बांस के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें देखो कि बांस का इंट्रोडक्शन किस सेंटेंस में हो रहा है। तो इन्होंने बांस का इंट्रोडक्शन दिया क्या है, बम्बू इज वेराइटी ऑफ ग्रास। बम्बू एक तरह की घास होती है जिसमें वुडी स्टेम होता है और मतलब ढेर सारे जोड़ों से, ज्वाइंट से जुड़ा होता है। ठीक है ना, समझ गए, ये हो गया। इसके बाद का आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, तो डी से शुरू होगा, ये बात तो तय हो गई। अच्छा, हम देखें यहाँ पे ऑप्शन, तो डी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला। अब देखते हैं कि डी के बाद बी सही में लग पाएगा कि नहीं। हमको स्टार्टिंग तो ठीक मिल गई है और करीब करीब 90% श्योर है कि यहीं से होगा, क्योंकि बाकी सब क्या है, बांस के पार्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर होल बम्बू के बारे में बता रहे हैं कि बांस एक तरह की घास होती है और उसके बाद अंदर घुस के बांस के पार्ट्स, रूट आ गए, स्टेम आ गए, ये सारी चीज़ें, फिर फ्लावर्स की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो अब देखो बी लगाएं इसके बाद, तो ये बांस हो गया। इन्होंने कहा मेनी जॉइंटेड स्टेम, यहाँ पे स्टेम की बात की है तो स्टेम से शुरू हो रहा है। द स्टेम इटसेल्फ इज हालो एंड कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ राइजोम्स व्हिच स्प्रेड्स आउट, ये लिखा है, बीनीथ द सरफेस ऑफ द सॉइल। यहाँ पे आ गए। अब किस पे आ जाओगे, ये जो राइजोम है वो क्या होती है, ये बांस की जड़ होती है। अब जड़ से शुरू करो तो जड़ के बाद सेंटेंस कौन हो गया, रूट का सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब जड़ की बात, रूट की बात हो गई। रूट के बाद अब आखिरी में किसकी बात आ जाएगी, फ्लावर की बात आ जाएगी। ठीक है ना, तो डी एंड हुआ क्या, डी एंड हुआ किससे, स्टेम से, और जो बी वाला है वो शुरू हुआ स्टेम से, एंड हुआ किस पे, राइजोम पे, और जो सी वाला है वो राइजोम से स्टार्ट हो रहा है। समझ गए ना। और राइजोम क्या करता है, सप्लाई करता है पूरे पार्ट को, तो इसमें क्या आ जाता है, पार्ट में ये फूड वगैरह ये सब चीज़ें आ गई।
ठीक। अब उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। तो ये वाला जो थर्ड वाला था जो गेस किया था कि डी से ही स्टार्ट हो सकता है, वो एकदम से करेक्ट आंसर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से देखो ये लिखा है ना नो एरर, तो मतलब ये एरर का है। स्लैश भी अपनी कहानी कह ही रहे हैं। देखो ऑल द हॉर्सेज एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल। जितने भी घोड़े थे एक को छोड़कर, एक्सेप्ट वन मतलब एक घोड़े को छोड़कर जितने भी हॉर्सेस थे वो ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर, वो बड़े ही रफ मैनर मतलब बड़ी बदतमीजी के साथ बिहेव करते थे। किसके साथ, रॉबर्ट के साथ। कब, जब रॉबर्ट क्या है कम टू क्लीन द स्टेबल, जो स्टेबल को साफ करने के लिए आया करता था। ठीक है, स्टेबल क्या होता है, अस्तबल जहां घोड़े बांधे जाते हैं। अच्छा ये रॉबर्ट के साथ जो कम लिखा हुआ है यहां आपको कुछ खटक रहा कि नहीं खटक रहा है। देखो पूरी कहानी पास्ट में, ऑल द हॉर्सेज एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड, ऑलवेज बिहेव्ड किस में है बच्चा, पास्ट में। घोड़ों का रॉबर्ट के प्रति व्यवहार पास्ट में है, तो रॉबर्ट का अस्तबल में आना भी तो पास्ट में होना चाहिए। तो ये जो कम है उसके लिए क्या लगाओगे आप, केम यूज करोगे कि नहीं करोगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। कहाँ है ये, रॉबर्ट कम टू क्लीन, तो ये आपका गलत हुआ। कम की जगह केम होना चाहिए था। आंसर आपका कौन सा हुआ, सेकेंड वाला हुआ। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपके। अब इस 13 वाले क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि सेलेक्ट द विथ स्पेलिंग एरर आगे बढ़। इसमें कुछ सेंटेंसेज हैं जिनमें कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। एक ऐसा सेंटेंस इसमें से ढूंढो जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मेकिंग, ये मेकिंग है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में बच्चा क्या होगा, HEALTH होता है, तो ये हेल्थ गलत है यहाँ पे। अब इसको छोड़ दो यहीं पर, और आगे जाके क्या करोगे, 2-3 गलतियाँ और पा जाओगे तो कौन सा तीर मार लोगे। एक ही गलती में वो सेंटेंस कैंसिल हो गया, छोड़ो। अब यहाँ देखो मेकिंग सही है, हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल। अफोर्डेबल गलत हो जाता है क्योंकि अफोर्ड में जो होगा वो AFFORD होता है, उसके बाद ABLE लगाओगे। अच्छा यहाँ प्रेसिडेंट भी गलत है, मैं ढूंढ नहीं रहा था, दिख गया मुझे प्रेसिडेंट, तो दूसरा वाला भी कैंसिल हो गया। तीसरा देखो मेकिंग हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में हेल्थ ही गलत लिख दिया इन्होंने, हील्ट केयर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ अफोर्डेबल की स्पेलिंग सही थी, लेकिन प्रेसिडेंट की गलत थी। चौथा देखो, अब आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, लिखा है मेकिंग हेल्थ केयर। देखो हेल्थ केयर भी सही लिखा है, अफोर्डेबल भी सही लिखा हुआ है, और ये प्रेसिडेंट भी सही लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना, यही तो ढूंढ रहे थे, चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको साइनोनिम बताना है किसका, जेंटिल का। जेंटिल का मतलब क्या हो, एकदम सीधा साधा सज्जन पुरुष, पुरुष महिला दोनों हो सकती हैं, तो जेंटल हो गया। अब साइनोनियम बताना है, ध्यान रखिएगा। फेरोशियस का मतलब क्या होता है, खूंखार। तो जो खूंखार होगा वो जेंटल तो नहीं हो सकता है, तो क्या कर दो, इसको एंटोनिम मान लेते हैं। क्रूएल, क्रूएल मतलब निर्दयी, क्रूर होता है, ये भी एंटोनिम हो गया। और सिंपैथेटिक जिसके अंदर सहानुभूति होती है, ठीक है, सहानुभूति, अगर किसी के अंदर सहानुभूति होगा तो सज्जन व्यक्ति होगा। फियर्स का मतलब क्या होगा, भयानक, ठीक है, भयानक। तो ये सब तो यार खतरनाक वर्ड हो गए, तो पहला तीसरा और ये तो खतरनाक हो गए। थोड़ा सीधा साधा ये कौन सा बचा, सिंपैथेटिक बचा, तो जेंटल के लिए इन्हीं को ले लो साइनोनिम में। ठीक है, आगे आ जाओ। अब अपना देखो क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या है, आप इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहे हैं, किसकी स्पेलिंग गलत है। तो RECEIPT रिसीप्ट, तो इसकी स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। हरासमेंट की स्पेलिंग बताओ, तो यही स्पेलिंग क्या है बच्चा, ये गलत है। हरासमेंट की होना क्या चाहिए, HARASS होता है। ये जो R ना है डबल, वो नहीं होगा, S डबल होगा। तो ऐसे पहले आप तैयार करो, क्या हो गया, हार हो गया, HAR होगा, हार होगा। फिर क्या होगा, ASS, एक गधा होगा। एक हार है और एक गधा है, उसके बाद मेंट है। ठीक है, दोबारा याद रखिएगा, हरासमेंट अगर पूछा जाए तो पहले क्या है, हार, HAR, हार, फिर एक गधा का स्पेलिंग होगा, ASS होगा, फिर MENT। ठीक है, गधे भी बहुत काम के होते हैं, देखो बहुत बार स्पेलिंग फिट करने में काम आ जाते हैं।
अच्छा ये हो गया। वैक्सीनेट की स्पेलिंग एकदम से सही है तो ये आंसर नहीं होगा। टेक्निकली की स्पेलिंग एकदम सही है तो ये आंसर नहीं होगा। जिसकी स्पेलिंग गलत है वही आपका आंसर हो गया। उसकी सही स्पेलिंग क्या होगी मैंने अभी आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। और 16 में फिर से अरेंजमेंट का है, लेकिन ये अरेंजमेंट ना वो थोड़ा मतलब हाथी जैसा लंबा चौड़ा है, तो इसको अब दो पार्ट में करना पड़ा ना। देखो ए और बी यहाँ दिखेंगे और सी और डी नेक्स्ट वाले पेज में दिखेंगे। पढ़ते चलते हैं, पढ़ना पड़ेगा ये। तो देखो लिखा है सेवरल टाइम्स आई हैव विजिटेड द नैरो डर्टी स्ट्रीट्स वेयर द पुअर लिव। सेवरल टाइम्स कई बार मैंने देखा है वो नैरो संकरी गंदी गलियां जहां पर गरीब लोग रहते हैं। एंड आई ग्रो हॉट, और मैं मतलब जब भी मैं वहाँ गया तो मुझे गुस्सा आया और मैं इंडिग्नेंट हो गया, मतलब मुझे गुस्सा आ गया। टू थिंक, ये सोचकर कि गुड पीपल शुड बी कंटेंट, जो अमीर जो गुड लोग होंगे, जो अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, शुड बी कंटेंट टू लिव इन फाइन हाउसेज एंड बिकम स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल। जो अच्छे लोग हैं, जो मतलब पैसे वाले लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो संतुष्ट होंगे। संतुष्ट होंगे कहाँ रह के? फाइन हाउसेज, अच्छे अच्छे घरों में रह करके, और बिकम स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, और उसके बाद वो सुंदर सुंदर दिखेंगे, स्ट्रांग होंगे। जबकि अदर्स आर कंडेम्ड टू लिव इन, जबकि ये दूसरे लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, वो क्या है? कंडेम्ड, ये मतलब मजबूर हैं रहने के लिए। हीडस, सनलेस, मतलब क्या हुआ? इस घिनौने, सनलेस का मतलब अंधेरे जहाँ पर रोशनी नहीं आती, टेनमेंट्स, एंड ग्रो अगली, और इसमें कचड़े में रहेंगे तो क्या होंगे? अगली हो जाएंगे। विदर्ड का मतलब मुरझा जाएंगे, और क्रिंगिंग हो जाएंगे। तो कंपेयर किया किसके? अमीर लोग जो अच्छे घरों में रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुंदर बनते हैं। और ये इन गलियों में जहाँ पे अंधेरा है, इन गलियों में यहाँ गंदगी फैली हुई, यहाँ बीमार होंगे, और इन गंदगी वाले रहेंगे, मतलब फिर वो क्या होंगे? सुंदर भी नहीं होंगे। ये चीज़ तो हो गई। आगे आए डियर लिटिल क्रिएचर्स। डियर मतलब प्यारे छोटे छोटे बच्चे। दे क्राउच इन माई हार्ट, वो मतलब क्या होगा? मेरे हार्ट में उनके लिए जगह है। एंड हॉन्ट मी विद अ कांस्टेंट सेंस ऑफ पेन, उनको सोच करके लगातार मेरे दिल में दर्द होता है, पेन होता रहता है। आगे चलते हैं। अब इसका सी और डी देखो, लिखा द चिल्ड्रन हु क्राउड दीज ग्रीमी एलीज, ये बच्चे जो क्राउड का मतलब चारों ओर से घेर लेते हैं, दीज ग्रीमी एलीज, हाफ क्लैड, मतलब कोई हाफ क्लैड का मतलब आधा पहने हुए हैं, मतलब जो नेकर पहने हैं वो बनियान नहीं, जो बनियान पहने हैं और नेकर नहीं पहने हैं, ऐसे हाफ क्लैड हैं बच्चे। अनडिफर्ड हैं, ठीक है। अनडर्व्ड, श्रिंक अवे फ्रॉम योर आउट स्ट्रेचेज हैंड एज इफ फ्रॉम अ ब्लो, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे लिखा इन द कंट्री वन सीज, अपने देश में या किसी भी देश में वन सीज, कोई भी आदमी सीज मैंने देखता है ओनली नेचर फेयर वर्क, हर आदमी क्या देखता है? नेचर का फेयर वर्क, मतलब नेचर ने क्या कुछ अच्छा किया, क्या बढ़िया किया, हर आदमी यही देखता है। जबकि वंस सोल इज नॉट सैडेंड बाय द क्रूएल स्ट्रगल, किसी की आत्मा दुखी नहीं होती क्या देख करके? क्रूएल स्ट्रगल फॉर मियर एग्जिस्टेंस, सिर्फ जीवित रहने के लिए, ओनली एग्जिस्टेंस के लिए जो क्रूएल स्ट्रगल चल रहा है, इसको कोई देखता नहीं, ये देखकर कोई दुखी ही नहीं होता है। दैट गोज ऑन इन द क्राउडेड सिटी, क्राउडेड सिटीज में जो जिंदा रहने के लिए जो एक भयानक, जो बहुत क्रूर स्ट्रगल चल रहा है, इसे देखकर किसी का दिल दुखी ही नहीं होता है। तो यहीं से हम क्या करेंगे? स्टार्ट लेंगे। क्यों स्टार्ट लेंगे? यहाँ से स्टार्ट लेंगे क्योंकि ये बता रहा है, ये सेंटेंस पैराग्राफ को ओपन कर रहा है, क्लू दे रहा है कि नेचर के फेयर वर्क को देख करके तो हर कोई खुश हो जाता है, लेकिन जो शहरों में जिंदा रहने के लिए जो क्रूर हकीकतें हैं, क्रूर रियलिटीज हैं, वो देख करके किसी के अंदर, किसी के दिल में दर्द ही नहीं होता। तो हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? डी से कर रहे हैं। डी के बाद अब यहाँ पे जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, डी से स्टार्ट हो गया। खैर अभी हम वैसे अगर ये देखा जाए, हमको ये स्टार्टर मिल गया कि डी से स्टार्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन पहला वाला होगा, ये श्योर है। लेकिन अब एग्जाम नहीं है ना, मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आई विल मेक यू क्लियर एवरीथिंग। अब इसमें
इन्होंने शहरों में जीने के लिए जो क्रूर रियलिटी है वो दिखा दी उन्होंने। अच्छा, यहाँ लिखा है कि वो बच्चे जो मतलब यहाँ पे बड़े हुए थे, जो जिन्होंने घेर लिया था, ये बच्चे कौन हैं, इसके बारे में आपको कहाँ पता चलेगा? ये बच्चे कौन हैं? देखो, ये बच्चे हैं जो आपको ए में मिले थे कि कई बार मैंने उन तंग गलियों में गया हूँ जहाँ मैंने उन बच्चों को देखा है, ये हो गए, ठीक है ना। और मतलब कह रहे हैं यहाँ जो पैदा होंगे वो बदसूरत होंगे, बीमार होंगे, फिर उन्हीं को कहा डियर लिटिल क्रिएचर्स, ये छोटे छोटे प्यारे मासूम बच्चे, ये मेरे दिल में एक दर्द का एहसास पैदा करते हैं। तो पहले आप उन गलियों में जाएंगे, उन बच्चों को देखेंगे, तभी तो बच्चों का जिक्र करेंगे। तो डी के बाद अब क्या लगा लो? पहले ए लगा लो डी के बाद, ठीक है। तो आ जाओ, हम आपको करवा देते हैं ये क्वेश्चन। डी के बाद क्या लगा? ए लगा, क्लियर। और ए के बाद क्या लगाओगे? डी के बाद आपने ए लगाया, ए के बाद क्या लगा रहे हो? सी। अब आप ए में गए तो वहाँ पे कुछ बच्चों को देखा, ये बच्चे कैसे थे, इनको पहनने वहनने इन सब में बताया। उसके बाद आप बी लगाओगे। जब बी में ये कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये जिनका जिक्र आप सी में कर रहे हो, ये बच्चे राइटर के दिल में एक स्थान ग्रहण करते हैं, तो यही वाले सी वाले बच्चे हैं जो किस में हैं? बी में, राइटर के दिल में हैं। तो डी ए सी बी हो गया आपका, ये वाला आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या करना है इन्होंने। एक पोर्शन है ये ठीक है ना, ये एक इडियम है। इस इडियम का आपको क्या बताना है? सॉरी, इडियम नहीं है, ये एक फ्रेज है। इसके लिए आपको इडियम ढूंढना है, कौन सा सुटेबल इडियम होगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको क्लियर करके सेंटेंस पढ़ के मतलब बता के तब इडियम ढूंढता हूँ। यू मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन। आपको इस मैराथन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए इस साल। विदाउट एनी ट्रेनिंग, बिना किसी ट्रेनिंग के, मतलब इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड, इफ़ यू हैव नॉट बीन रिसीव्ड एनी ट्रेनिंग, अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, इफ़ यू हैव नॉट बीन ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड नहीं किए गए हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट ना करो। इट इज़ एन अनरियल होप। ये क्या है? ऑन योर पार्ट। तो ये तुम्हारी ओर से क्या होगी? एक अनरियल होप होगी। रियल होप का मतलब आप मेहनत किए हैं, उम्मीद करें तब। अनरियल होप का मतलब क्या होगा? एकदम से अवास्तविक, झूठी उम्मीद होगी। तो जो झूठी उम्मीद है, उस झूठी उम्मीद को हम लोग क्या कहते हैं? पाइप ड्रीम। क्या होता? पाइप ड्रीम का मतलब एकदम से झूठी उम्मीद। तो आंसर आपका 2 वाला हो गया। लेकिन मैं जानता हूँ आप बाकियों के मतलब जानना चाहते हो। तो ये का टू लूज वंस टेम्पर का मतलब क्या हुआ? आदमी अपना टेम्पर खो देता है, मतलब गुस्से में आ जाता है, ठीक है। अब ये पहले वाले का होगा गुस्से में आ जाना, और पाइप ड्रीम का मतलब क्या होगा? अनरियल होप हो जाती है, मतलब एकदम झूठी होप हो जाती है, उम्मीद। कैरिंग कोल टू न्यू कैस्टल एक इडियम है। कैरिंग कोल टू न्यू कैस्टल का मतलब हुआ आप कोयला ले जा रहे हैं नए किले की ओर। इसका मतलब ये होता है कि कहीं पर जो चीज़ बहुत अधिक मात्रा में है, यू आर कैरिंग अ थिंग टू अ प्लेस वेयर इट इज़ इन अबंडेंस। आप किसी चीज़ को उस जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ वो पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में है। तो ये हो गया। अब एक दिया अविल ऑफ द विस्प। अविल ऑफ द विस्प का मतलब होता है कोई ऐसा काम है, जो कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे लिए क्या होती है? अनरीचेबल या इनएक्सेसिबल हो जाती है। क्या हो गया? अनरीचेबल। हम जहाँ पहुँच नहीं सकते, या जो हमारी पहुँच के बाहर है, हमारे रीच के बाहर है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 18 नंबर का, ठीक है ना बच्चा। तो 18 नंबर पे देखो, एंटोनियम बताना है आपको अंडरलाइंड वर्ड का। तो सेंटेंस में अंडरलाइंड वर्ड तो ये है, लिखा है कि ही वॉज राइडिंग हिज बाइक। वो बाइक चला रहा था, अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, ऑन अ बम्पी सरफेस। बम्पी का मतलब क्या होता है? जिसमें खूब ऊबड़ खाबड़ हो, बम्पी। मोटरसाइकिल पे बैठे और अब मोटरसाइकिल खूब कूद रही हो, तो वो बम्पी सरफेस होती है। अब बम्पी सरफेस का एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम का मतलब क्या होगा? एकदम से चिकना होगा, है कि नहीं? एकदम चिकना सरफेस। बम्पी क्या होगा? यूं यूं यूं। तो आप चलाओ इस पे से गाड़ी, मोटरसाइकिल, उड़ोगे, उसके बाद सीट पर बैठ नहीं पाओगे, उछले रहोगे हमेशा सीट के ऊपर ही। ऐसे समझो जहाँ स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ऐसे जहाँ स्पीड ब्रेकर आ गया तो इस पर जब बाइक चलाते हो तो क्या होता है? खड़खड़ 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 करती है, वही हाल। अच्छा चलो, एंटोनियम बताना है। एंटोनियम ढूंढे, आप समझ तो गए होगे। जर्की का मतलब क्या होता है? जिसमें जर्क्स लगते हैं, वही ब्रेकर होगा। अनइवन, इवन मतलब एकदम से प्लेन होगी। अनइवन का मतलब क्या होगा? ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़। स्टडी, स्टडी का मतलब क्या होगा? एकदम से
स्टेडी मतलब एक जैसी, एकदम, तो प्लेन हो जाएगा। स्टेडी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लेन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और चौपी का मतलब वही होगा लहरदार। लहरदार होगी, अच्छा लहरदार होगी तब भी तो प्लेन नहीं होगी, तब भी तो बम्पी होगी, तो ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये सब साइनोनिम है। और स्टेडी मतलब प्लेन होगा, यही आपका एंटोनिम होगा, तो थर्ड वाला आंसर लगा लो। ठीक है, आगे आते हैं अब आपके क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चा। तो देखो आपका 19 क्या कह रहा है, इसमें बताना है आपको एक इडियम दिया हुआ है जिसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। लिखा एट क्रॉस पर्पजेज। तो एट क्रॉस पर्पजेज का क्या मतलब होता है, एट क्रॉस पर्पजेज का मतलब होता है कि जब हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, आपकी अपनी राय है, आपका अपना आइडिया ओपिनियन है, मैं आपकी आइडिया से, आपकी ओपिनियन से बिल्कुल एग्री नहीं करता, ठीक है, तो क्रॉस पर्पज हो जाता है। ऑप्शन ढूंढो, डेवलपिंग एंड एम्पलीफाइंग आइडियाज गिवन, बिल्कुल नहीं होगा। फाइनलाइजिंग आइडिया एंड प्लान्स, बिल्कुल नहीं होगा। ब्लाइंडली फॉलोइंग ईच अदर्स आइडियाज, नहीं होगा। डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडिया, एक दूसरे की आइडिया से आप डिसएग्री कर रहे हो, यही होगा, एकदम से सटीक। चलिए आगे आते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये खाली जगह भरो। अभी तो पहली बार मिला मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन पूछा है क्या आज खाली जगह भरने का, और वो भी क्या है, होमोफोन्स हैं भैया, ले आओ। ठीक है, आ जाओ। यस्टरडे आई एट ओनली अ डैश ऑफ एप्पल फॉर डिनर। तो डिनर में मैंने कल केवल क्या खाए, डैश ऑफ एप्पल, तो क्या होगा, पेयर ऑफ एप्पल हो क्या, आ लगा, देखो यहाँ पे अ पेयर ऑफ एप्पल, एक मतलब 2 सेब खाए, हो गया काम। चलो ये तो पेयर, आपका आंसर तो हो गया। फिलहाल बाकियों को देख लेते हैं। तो ये पियर क्या होता है, पियर होता है पोत घाट। पोत घाट समझ रहे हो, कभी पोर्ट देखा है, पोर्ट बंदरगाह देखे हो, नहीं देखे हो, वर्चुअली आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होगे तो देखो किनारे से, और जो शिप है उस शिप तो एकदम किनारे नहीं रख पाएगी, तो बीच जो किनारा है, जमीन और शिप के बीच में एक जिसे पटरे टाइप का नहीं होता, ये सब बिछा दिए जाते हैं, वहाँ से सामान लाने के। ये जो पुल बनता है जमीन और शिप के बीच का, ये जो पोर्टेबल हटा लिया लगा दिया, इसी को कहा जाता है पियर। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा वाला ऑप्शन देखो, ये पियर है, PEAR, ये नाशपाती होता है। अब नाशपाती तो आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा। नेक्स्ट आ जाओ पेयर, PARE। तो इस पेयर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ छीलना, जैसे आलू छील रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ का छिलका उतारना, छिलके के लिए भी इसको यूज किया जा सकते हो, पेयर, छिलका। ठीक है, और ये वाला पेयर आपको पता ही है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 से 25। तो क्या करना होता है ये तो पहले से ही जान रहे हो। एक पैराग्राफ होगा, उसमें 5 फिलर्स होंगे, खाली जगह है, उनके लिए जगह ढूंढो, आप ऑप्शन ढूंढो कौन सा लगा सकते हो। ठीक, तो ये भी बड़ा था, एक पेज में नहीं आया है, और सब बड़ा ही है। चलो पढ़ते हैं। सिंस द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी से मेन्योर का मतलब क्या होता है, ये जो देसी खाद होती है ना गोबर की, उसको कहते हैं मेन्योर। हैज़ बीन यूटिलाइज्ड इन एग्रीकल्चर, 17th सेंचुरी से मेन्योर को एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता रहा है। इन दोज डेज, उन दिनों, दे डिड नॉट नो हाउ प्लांट्स गॉट द डैश दे नीडेड। उन दिनों लोगों को नहीं पता था कि प्लांट को ये चीज़ें कहाँ से मिलती है जिसको उनको ज़रूरत होती है। तो जे दे नीडेड, प्लांट्स जिन चीज़ों की ज़रूरत महसूस करते हैं वो कौन सी चीज़ें उनको मिलनी है, तो देखो हो सकता है आगे मिल ही जाए। दे वुड टॉस वुड डेब्रिस। वो क्या करते थे कि मतलब पेड़ों के नीचे जो वुड डेब्रिस होता था, वुड का मतलब क्या, वो लकड़ी का, डेब्रिस का मतलब क्या, जो मलबा उलबा होता था, कहीं पेड़ वेड़ गिरा है कटा पिटा, तो जो उसका मलबा गिरा रहा होता, यही डाल दिया करते थे पेड़ के नीचे। फिश रिमेन्स का मतलब जो बची खुची मछली का जो बचा हुआ पोर्शन होता था, मछली खाया करते, जो बचता था वो डाल देते पेड़ों के नीचे। एंड अदर साइड इफेक्ट्स इन एन अनफिल्ड लैंड, और बाकी सारी चीज़ें डाल देते थे अनफिल्ड लैंड, जो ज़मीन मिट्टी जो भरी नहीं है उसमें मतलब गड्ढा उड्ढा होता था, तो उसी में सारी चीज़ें ले जाके डाल देते थे। टू डिस्पोज देम मतलब इनको निपटारा करने के लिए। सपोज लकड़ी का बुरादा उरादा या लकड़ी का छिलका उलका वो सब जो बचा हुआ है, तो उसको एक गड्ढा खोदते उस गड्ढे में डाल दिया करते थे। जो मछली खाते थे, मछली का बचा हुआ हिस्सा ले जाके उसी गड्ढे में डाल देते, डिस्पोज कर देते थे। However, it was not long before people began to notice,
उसके बाद हुआ क्या, ज़्यादा समय नहीं लगा, लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया, ध्यान देना शुरू कर दिया कि जो ग्रास है, ग्रास, बुशेज एंड श्रब, देयर वर बिगिनिंग टू डैश, तो जो घास वगैरह है, जो झाड़ियाँ वगैरह है, वहाँ बड़ी तेज़ी के साथ उगती थी। खाद मिल जाता था ना ये, तो बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे उगती थी। तो बिगेन टू मतलब ये हो गया मतलब फलना फूलना, फ्लरिश करने जैसा हो जाएगा, ग्रो करना, डेवलप करना। दे केम टू कंक्लूजन, तो ये देखकर वो ये निष्कर्ष निकाले कि द सॉइल सप्लाइड द प्लांट्स, ये जो मिट्टी, जो इन पौधों को जिसमें जो मिट्टी मिल रही है, सप्लाइड विद द न्यूट्रिएंट्स, उनको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे नीडेड। अच्छा, तो हमको भी मिल गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, गॉट द डैश दे नीडेड, और यहाँ क्या लिखा है, न्यूट्रिएंट्स दे नीडेड, ये सप्लाइड हो गया ना। तो ये मिट्टी उनको वो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर देती थी जिसकी उनको ज़रूरत होती, तो हम ही यहाँ पर न्यूट्रिएंट ही लगाएंगे। क्लियर हो गई। आगे, एंड दैट ऑर्गेनिक रिमेन्स कुड ऐड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक रिमेन होता था, मछली का जो अवशेष वगैरह होता था, ये उनको ऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाता था, ये एक तरह से कैसे खाद हो जाती थी उनके लिए। अब आगे आ जाओ थर्ड नंबर पे, बाप रे 3 पेज का है। बिकॉज मेन्योर इज डैश फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो मेन्योर हम लोग क्या होता है, एनिमल और प्लांट से प्राप्त करते हैं, ये हो गया। तो यहाँ थर्ड में प्राप्त करने वाला होगा। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, ये ना केवल बहुत लंबी वैरायटी का प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, बट आल्सो इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, बल्कि इससे सॉइल का स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है। फार्मर्स ग्रेजुअली बिगेन यूजिंग फर्टिलाइजर्स एज वेल because they understood that if their farmlands were treated in a similar manner, इन लोगों को पता चला कि अगर हम अपनी खेत को उसी तरह से ट्रीट करें जैसे ये सब चीज़ें फेंकने के बाद यहाँ पर मतलब पेड़ पौधे तेज़ी से उगते हैं, तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, ये उनको रियलाइज हो गया। तो द ग्रोथ ऑफ देयर क्रॉप्स वुड आल्सो इम्प्रूव, ये उनको पता चल गया। इट बॉन्ड्स द सॉइल पार्टिकल टुगेदर, ये क्या होता है, सॉइल पार्टिकल को एक दूसरे में बॉन्ड कर देता है, जोड़े रखता है, टू फॉर्म सॉइल क्रम्स। आगे लिखा कि व्हिच आर नेसेसरी टू फॉर कल्टिवेटिंग सॉइल। आगे लिखा एडिशनली द एडिशन ऑफ मेन्योर टू सॉइल, अगर मिट्टी में हम मेन्योर मिला देते हैं तो सॉइल एड्स इन द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन, तो इसे हमको सॉइल एरोजन भी बच जाता है। एंड द लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन, जब बारिश वगैरह होती है तो जो प्लांट न्यूट्रिएंट है वो भी बच जाएगा, और एरोजन बच जाएगा तो प्लांट न्यूट्रिएंट बच जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं चौथे और पांचवें में, कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स, जैसे जो कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया, फास्फोरस है, ये सब हो गया। इन कंट्रास्ट टू मेन्योर, मेन्योर के ठीक अपोजिट क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक डैश, ये इनऑर्गेनिक चीज़ होती है, दैट डू नॉट अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, ये सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज बिल्कुल नहीं करती है। देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड द स्प्राउटिंग प्लांट विद एडिशनल न्यूट्रिएंट, जो हम आर्टिफिशियल खाद डालते हैं, केमिकल डालते हैं, वो केवल स्प्राउटिंग प्लांट को, जो पौधा उग रहा होता है, केवल उसको एडिशनल न्यूट्रिएंट दे देते हैं। अ फार्मर आर टू नो व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, इसमें किसान को जानना होता है, ज़रूरी होता है कि कब और कैसे वो उस पार्टिकुलर फर्टिलाइजर को यूज करे। व्हेन द प्लांट्स रिक्वायर अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जब पौधे को खास तौर के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, और उसके बाद मोस्ट यूज इट, उसी समय हमें उसको यूज करना चाहिए। इफ़ फर्टिलाइजर्स हैव बीन एडेड करेक्टली टू द सॉइल, अगर हम फर्टिलाइजर को सॉइल में करेक्ट टाइम पर यूज करते हैं तो देयर रूट्स वोंट बी एबल टू टेक इन अ लॉट, ठीक है। अरे हैव नॉट बीन, ये है, अगर हम सही समय पे नहीं इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जड़ें सही मात्रा में इनको नहीं ले पाएंगी। रेन वाटर कुड वॉश अवे दीज फर्टिलाइजर्स, जो बारिश होगी तो बारिश का पानी इन सबको बहा ले जाएगा। और दे कुड एंड अप डैश द प्लांट्स इंस्टेड कॉस्टिंग द फार्मर मनी, और इसे जो उनकी लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नुकसान आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ से पहले वाले में हमने क्या पाया था, अब बताओ आप लोग, पहले वाले फिलर में हमको क्या मिला था, हमने पता ही कर लिया था कि ये न्यूट्रिएंट पहले वाले में भरा जाएगा, तो हम वो ढूंढ लेंगे।
दूसरे वाले में क्या करना होगा कि उन लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं, जो पौधे हैं, बिगिनिंग टू डैश, वो बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रहे हैं। टू लगा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट हो जाएगी, ग्रो लग जाएगा या डेवलप लग जाएगा, इम्प्रूव, फ्लरिश, कुछ ऐसा वर्ड लगेगा। तो चलो दो एक साथ हम लोग कर लेते हैं। पहले वाले में देखो, पहले वाले में मैंने कहा था इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, आइटम्स मेंटेनेंस नहीं होगा। पौधों को जरूरी डैश चीज़ मिल जाती है, तो पौधों को जरूरी इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, जरूरी न्यूट्रिएंट मिलेगा। और न्यूट्रिएंट वर्ड ही उन्होंने आगे यूज भी किया है, तो हम वही लगाएंगे। दूसरे में क्या था कि ये लोगों ने नोटिस किया कि वहाँ पर पौधे तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, तो टू चेरिश होगा कि टू रेज होगा कि टू टेंड होगा कि टू फ्लरिश होगा। तो हमने कहा था ना, फ्लरिश डेवलप होने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या लगता है, फ्लरिश लगता है। रेज ऊपर की ओर उठाना होगा, ये लगेगा नहीं, टेंड लगेगा नहीं, चेरिश मन में फीलिंग होती है जो, उसके लिए लगता है, ये नहीं लग पाएगा। थर्ड नंबर पे आ जाओ, तो हम थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया था ना कि चूंकि मैन्योर यहाँ से प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त किया जाता है। देखो, बिकॉज मैन्योर इज डैश फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स, जो मैन्योर है, जो देसी खाद है, वो एनिमल्स से और पौधों से प्राप्त की जाती है। तो आ जाओ, प्राप्त करने के लिए अब कहाँ क्या लगाओगे, डिराइव्ड, एक्सट्रैक्टेड, बिल्ट, तो बिल्ट नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। कंस्ट्रक्टेड, देखो कंस्ट्रक्टेड किसी बिल्डिंग, किसी स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्टेड यहाँ नहीं निकाला जाता है, क्या लगाया जाएगा, डिराइव्ड लगाया जाएगा, वहाँ से ये निकाला जाता है, डिराइव्ड या एक्सट्रैक्टेड 23 में। तो क्या करेंगे आप, डिराइव्ड, डिराइव मतलब पौधों से या जानवरों से प्राप्त की जाती है, तो डिराइव्ड लगाओगे। अब आ जाओ अपने 24 और 25 नंबर पे, ठीक है ना बच्चा लोग। तो 24-25 में आपको क्या लगाना पड़ेगा, 24 में अब क्वेश्चन पढ़ें तब तो ना, आ जाओ, ये रहा आपका यहाँ पे 24-25 है, ठीक है। तो एक बार और देख लो, इन्होंने कहा कि कमर्शियल फार्मर्स जो होते हैं, इन कंट्रास्ट टू मैन्योर, आर इनऑर्गेनिक डैश, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। आगे और क्या होगा, दैट डू नॉट अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, ये जो खाद होती है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए आप क्या लगाओगे, चलो ढूंढते हैं मटेरियल के लिए क्या सुटेबल, इनऑर्गेनिक कंपोजिशन, इनऑर्गेनिक कंटेंट्स, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, या इनऑर्गेनिक एसेंस है। तो ये हम मटेरियल कहते हैं ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। केमिस्ट्री में किसी मटेरियल के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, सब्सटेंस किया जाता है, कंपोजिशन नहीं। यहाँ पे कंपोजिशन तो मतलब हो जाता है दो चीज़ों को मिला के जो बनाया गया हो, ये कंपोजिशन नहीं। कंपोजिशन रचनाओं के लिए यूज किया जाता है, ये नहीं होगा। कंटेंट्स भी नहीं होगा, सामग्री। मटेरियल मैंने कहा ना भैया, केमिस्ट्री में मटेरियल, मटेरियल को क्या कहते हो, सब्सटेंस कहते हो, तो केमिस्ट्री का वर्ड है ये। नीचे आ जाओ, 25वां में कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अगर आप समय पर नहीं डाल पाते हो खाद, मतलब कब ज़रूरत है उसको, अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना होगा, तो अब नुकसान होगा ना किसका, ये सब चीज़। जैसे इन्होंने कहा था कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होती है उसको क्या करते हैं, जब स्प्राउट निकल रहे हो तब डालो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है। मैन्योर तो आप शुरुआत में पहले ही डाल दो, चाहे जब डालो वो बह के निकलेगा, नहीं खराब भी नहीं होता। खाद है, अगर समय जब उनको ज़रूरत है उसके पहले डाल दिया या बाद में डाल दिया तो बेकार हो जाता है। जैसे जब उसमें फसल में दाने आ रहे होते हैं तब डाला जाता है, नाइट्रोजन वाली खाद तब डाली जाती है, उसका वो उपयोग कर लेते हैं जड़ों से। अगर गलत समय पर डाला तो किसान की कीमत बढ़ जाएगी और उसको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो क्या करेगा, ये उसको नुकसान करता है कि नहीं। रेन वाटर कुड वॉश अवे, रेन वाटर फर्टिलाइजर को बहा ले जाएगा, या कुड एंड अप डैश, आगे लिखा है डैश द प्लांट्स इंस्टेड, तो ये नुकसान करेगा। यहाँ पे नुकसान के लिए हम देखते हैं कोई वर्ड अगर हमें मिल जाता है तो ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, रिप्लिकेट करना। रिप्लिकेट मतलब क्या होता है, कॉपी कर देना। तो ये कॉपी करने का कोई मतलब नहीं आ रहा। वाउंडिंग मतलब घाव नहीं, घाव लगने वाला सेंस नहीं आएगा यहाँ पे। हर्ट क्या होता है, हर्ट आपके दिल को चोट लगती है। तो यहाँ मतलब ना तो वाउंड हो रहा है ना हर्ट हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मैंने कहा था ना नुकसान होने वाला वर्ड, तो नुकसान हो जाएगा किसान का, तो ये हार्मिंग आप लगा लोगे। तो इस तरह से आज भी हम लोगों ने कर लिया 25 क्वेश्चन। आज सेट कौन सा था हम लोगों का, 30 था सेट नंबर। क्लियर। चलिए अब आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इतनी देर में थोड़ा हाथ को भी टांगे दर्द करने लगा है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा,
और हम लोग कल मिलेंगे इसके सेट नंबर 31 के साथ, मतलब 25 तारीख का थर्ड शिफ्ट वाला पेपर। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।